नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक खबर पर अपनी सोच लेकर आपके सामने यहाँ आया हूँ। अखबार में जिस तरह एडिटोरियल लिखते हैं ये उसी तरह का वीडिटोरियल रहता है। वीडियो पर लिखा हुआ एडिटोरियल। आज इतवार का दिन मेरे लिए थोड़ा सा व्यस्त रहता है, अखबार का एडिटोरियल लिखना रहता है, मेरा वीकली कॉलम आजकल भी लिखना रहता है, कई और काम अखबार के करने रहते हैं। उसके साथ साथ जब ये और करने मिलता है तो लगता है कि हाँ, आज का दिन अच्छा गुजरा, काम ज़्यादा करने मिला है। तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट की एक खबर को लेकर आपके बीच हूँ। मैं बीच बीच में आपसे कहता हूँ कि जब कहीं कोई कहने लायक, लिखने लायक खबर नहीं मिलती है तो मैं अदालती फैसलों को देखता हूँ। उसमें मुझको कुछ न कुछ ऐसा मानवीय दिलचस्पी का मिल जाता है जिस पे मैं अपनी बात भी रख सकता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के, ध्यान रखिएगा, देश में कुछ एक ऐसे हाई कोर्ट हैं जिन्होंने अपना नाम बदले हुए शहरों के नाम के मुताबिक नहीं बदला। जैसे शहर मुंबई हो गया है लेकिन नाम बॉम्बे हाई कोर्ट है, शहर चेन्नई हो गया है लेकिन नाम मद्रास हाई कोर्ट है, शहर कोलकाता हो गया है लेकिन हाई कोर्ट का नाम कलकत्ता हाई कोर्ट है। तो ऐसा कई जगह है, याद रखिएगा। तो मद्रास हाई कोर्ट ने अभी एक फ़ैसला दिया था जो कि वहाँ के लोअर कोर्ट का, जिला अदालत का जो एक फ़ैसला था उसकी पुष्टि की थी, उसको सही माना था। वो मामला ये था कि एक आदमी तमिलनाडु में, उसने 3 शादियाँ की जिसमें से एक शादी सही करार दी गई, 2 शादी समाज के रीति रिवाज के मुताबिक अवैध करार दी गई, लेकिन उसने माना कि मैंने शादी की है। ऐसी 3 शादियों में से 2 शादियां अमान्य घोषित हो गई थी, एक शादी जो है उसकी मान्य या वैध घोषित हुई थी। 5 बच्चे थे उसके 3 शादी से। तो जो वैध शादी से जो बेटा हुआ था, एक बेटा, उसने बाप के संपत्ति के ऊपर दावा किया। और चूंकि 4 संतानें जो हैं, 4 बच्चे जो हैं, 2 ऐसी शादियों से थे जो अमान्य थी, जो वैध नहीं कही गई थी, तो उम्मीद कर रहे थे लोग कि अवैध शादी के बच्चे का वैध संपत्ति पे अधिकार कैसे हो जाएगा। तो जिला अदालत ने फैसला जो है वैध शादी के बेटे के पक्ष में किया। जिला अदालत ने इस फैसले के खिलाफ अमान्य शादियों के 4 बच्चों ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। जिला अदालत और हाई कोर्ट इन दोनों का मानना था कि संपत्ति पे हक जो है वो वैध शादी के बच्चे का ही होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा संपत्ति की परिभाषा जो है थोड़ी सी जटिल है, मैं आगे उसके ऊपर आता हूँ। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आया मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया है कि अमान्य शादी से जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी अपने पिता और पिता के मार्फत उसके जो पुरखे हैं उनकी संपत्ति में बराबरी के हकदार होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम जिसको वैध और अवैध शादी कह रहे हैं, वैध और अवैध संतान कह रहे हैं, ये है क्या? जब शादी जायज़ नहीं रहती है, जायज़, कानूनी, सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं रहती है, तो उससे पैदा बच्चों को भी अवैध संतान कह दिया जाता था, आपको याद होगा। और जो गाली गलौज की जो जुबान में उनको हरामजादा कह दिया जाता है, जो हराम की संतान है, हरामजादा है, हराम से जन्मा है, यानी वो शादी कानूनी नहीं थी और उससे बच्चे पैदा हो गए, तो अंग्रेज़ी में उसके लिए बास्टर्ड शब्द का इस्तेमाल होता है। बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक, शादी के बाहर के रिश्तों से पैदा बच्चे, बास्टर्ड कहते हैं उनको, गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। अवैध संतान, हरामजादा, बास्टर्ड, ये गालियाँ इस्तेमाल होती हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनके माँ बाप शादीशुदा नहीं रहते हैं। सोचने की ज़रूरत ये है कि जिन बच्चों के लिए इन गालियों का इस्तेमाल होता है, क्या उन बच्चों की पसंद नापसंद रहती है उनके पैदा होने में? उनका जन्म तो उनके जो माँ बाप हैं, जेनेटिक माँ बाप, शादीशुदा हो ना हो, जेनेटिक, जिन 2 बदनों से मिलके ये बच्चा पैदा होता है
उन्होंने तय किया है, उन्होंने अपने मज़े के लिए, प्रेम के लिए, सेक्स के लिए, आनंद के लिए जो कुछ किया उससे ये बच्चे पैदा हुए। इस बच्चे का क्या कसूर है जो इसको ज़िंदगी भर गाली सुनने मिलती है? अवैध संतान है, नाजायज औलाद है, ये हरामजादा है, ये बास्टर्ड है, ऐसी गालियां सुनने मिलती हैं ऐसे बच्चों को। और बिना शादी के जो बच्चे पैदा होते हैं उनको लेकर भारतीय समाज में इतनी दहशत रहती है, इतनी दहशत रहती है कि आए दिन कहीं नाली पर, कहीं घूरे पर जो बच्चे फेंके हुए मिलते हैं, नवजात शिशु फेंके हुए मिलते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं जिनकी माँ का परिवार समाज का सामना नहीं कर पाते, तो पैदा होते ही इन बच्चों को फेंक दिया जाता है ले जाकर। कभी कभी जिंदा मिलते हैं, कभी कुत्ते खा लेते हैं, कभी मर जाते हैं गंदगी में, ठंड में। एक तरफ ऐसे भी लोग हैं बिना संतान के जो बच्चों को गोद लेने के लिए बरसों तक अनाथाश्रम और सरकार की प्रक्रिया से जूझते रहते हैं। आपको ध्यान होगा, मदर टेरेसा नाम की एक महिला थी यहाँ पे, बहुत से लोगों को नापसंद रहती थी वो, चूँकि ईसाई थी, ईसाई प्रार्थना करती थी। लेकिन उन्होंने मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी नाम की अपनी संस्था के तहत देश भर में बहुत सारे ऐसे आश्रम बनाए थे जहाँ वो अनाथ बच्चों को बिना कोई सवाल किए ले लेते थे। उनके आश्रम के बाहर झूला रखे रहता था कि आप बस झूले में संतान को रख दो, घंटी बजा दो, आप चले जाओ। आपकी कोई फ़ोटो नहीं खींचेंगे, नाम पता नहीं पूछेंगे, बात भी नहीं करेंगे, उस संतान को हम बचाएंगे। ये था, उस संतान को बचा के गोद देते थे जो गोद लेने के लिए आए। सरकार के कानून बड़े कड़े हैं गोद देने के, आप अपने मर्जी से किसी को ले दे नहीं सकते। तो ऐसे ही बच्चों की तलाश में माँ बाप, बिना संतान वाले माँ बाप भटकते रहते हैं। ऐसे ही बच्चों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे ही बच्चे हैं जिनको अवैध संतान, नाजायज औलाद, हरामजादा या बास्टर्ड कहा जाता है। ऐसे ही संतानों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। अदालत इसमें से एक भी गाली को मान्यता नहीं देती है। मैं इन गालियों का इस्तेमाल सिर्फ आलोचना के लिए कर रहा हूँ कि ये तमाम गालियाँ नाजायज़ हैं। ये सैकड़ों बरस पहले बनी हुई है भाषा, उस भाषा की ये गालियाँ हैं। किसी को भी ये गाली देने के पहले बचना चाहिए इससे। कोई बच्चा नाजायज़ नहीं हो सकते। हर बच्चे जो हैं वो वैध हैं। उनके माँ बाप के संबंध सामाजिक मान्यता प्राप्त हैं या नहीं है, ये एक अलग बात है। मैं एक दूसरी बात बतलाता हूँ। यूरोप सहित बहुत से ऐसे देश हैं, यूरोप के भी कई देश हैं, दुनिया के और देश हैं, जहाँ लड़कियों और महिलाओं को बच्चे होते हैं, उनसे कोई पूछते भी नहीं है कि आपके हस्बैंड का क्या नाम है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। क्योंकि हो सकता है उस लड़की या महिला की शादी न हुई हो अपने बच्चे के पिता से। ऐसा चलते रहता है। बहुत सारे लोग हैं, जोड़े बहुत सारे रहते हैं जो बच्चों के साथ रहते हैं, बरसों तक नहीं करते शादी, साथ रहते हैं, प्रेम करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, शादी नहीं करते। कोई पूछने वाले भी नहीं रहते वहाँ पे। हिंदुस्तान में तो आप ट्रेन में चढ़ें, प्लेन में चढ़ें, अगल बगल बैठे हुए लोग 10वें मिनट में तो आपसे तमाम बातें पूछ लेते हैं। कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, जात क्या है, माँ बाप क्या करते हैं, हस्बैंड क्या करते हैं, घर कितना बड़ा है, कौन कौन कमाते हैं, सब पूछ डालते हैं। जो सभ्य देश हैं वो कोई चीज़ नहीं पूछते, कोई निजी जानकारी नहीं पूछते। इससे जुड़ी हुई मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूँ। आप महाभारत के युग में एक नियोग प्रथा थी। जिस महिला के अपने पति से बच्चे नहीं हो सकते थे, शायद उस प्रथा के तहत वो दूसरों के साथ अपने पति की सहमति से किसी और के साथ सेक्स करके उसकी संतान की माँ बनती थी। ये भी शादी से परे की संतानें रहती थी, लेकिन समाज में उसकी एक व्यवस्था थी। आज अगर आप हिंदुस्तान जैसे समाज में देखें, जहाँ किसी बच्चे को लेके हर एक के पास सवाल रहता है, किसका बच्चा है, कौन है, तुम प्रेग्नेंट थी, तुम्हारा बच्चा कहाँ गया। इस समाज के पास आज ऐसी कोई व्यवस्था मुझको याद नहीं पड़ रही है देखी हुई, जो महाभारत काल में थी। नियोग की प्रथा अभी नहीं दिखती है मुझको, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखती है। आपको ध्यान होगा हिंदी की कई फिल्में थी, कई नहीं होंगी, कुछ तो कम से कम थी ही, जिसमें
शादी से परे प्रेम संबंध देह संबंध में बदल गए, बच्चा हो गया, तो उस बच्चे के हक के लिए नायिका जो है ऐसे बच्चे के हक के लिए जाकर लड़ती है। ऐसी फिल्में हमारे यहाँ काफ़ी अरसा पहले की बात है। एक फिल्म जो मुझको याद पड़ रही है वो 25-30 साल पहले की फिल्म है ऐसी, उस वक्त भी बनी है ऐसी फिल्में। थोड़ा इस बारे में सोच के देखिएगा, समाज व्यवस्था के भीतर भी क्या ऐसे बच्चों को अवैध संतान, नाजायज, हरामजादा, बास्टर्ड कहना जायज़ है किसी भी तरह से? मेरा मानना है कि कानून ऐसे भाषा के खिलाफ है, आप भी सोच के देखिएगा। तो खैर, अभी मैं इस पे आ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है ये बड़ा ही जायज़ फैसला है। मैं इस फैसले को नाजायज़, अवैध करार नहीं दे रहा हूँ, ये बड़ा जायज़ फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादी से परे भी जो बच्चे होते हैं उनका हक न सिर्फ बाप की दौलत पर है, बल्कि बाप विरासत में जहाँ जहाँ तक पुरखों की जिस दौलत पर भी दावा कर सकता है उन सब पर उसका हक है। ऐसे बच्चों का, जो शादी से परे जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे भी अपने पिता की संपत्ति पर तो हक का दावा कर ही सकते हैं, उनका हक है। पिता से और पहले के दादा परदादा जहाँ तक भी पिता का वारिसाना हक बनता है तो वो अपने बिना शादी वाले पिता जो हैं, जो शादीशुदा नहीं है उनकी माँ से लेकिन पिता हैं, ऐसे पिता की संपत्ति पे पीढ़ी दर पीढ़ी पहले की उस पूरी संपत्ति पर, विरासत पर हक का दावा कर सकते हैं, उनका हक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी तय किया है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा दावा हिंदू समाज में अभी तक एक जटिल व्यवस्था चली आ रही है जिसको हिंदू उत्तराधिकारी कानून भी कहते हैं और हिंदू संयुक्त परिवार भी कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैं उतनी जटिलता में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बुनियादी बात बतला दे रहा हूँ इस ताज़ा फैसले के बारे में कि जिनको आप नाजायज़, अवैध संतान, हरामजादा, बास्टर्ड कहते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने हकदार माना है अपने बाप की दौलत पर भी बराबरी का। शादीशुदा संबंध से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके हक के बराबर, और बाप की पुरानी पीढ़ियों की भी जो विरासत उनके बाप को मिल सकती है उन सब का हकदार भी माना है। तो ये, लेकिन आपको मैं एक दूसरी चीज़ और बतलाना चाहता हूँ। ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुद्दा गया है उसके ऊपर इन्होंने फैसला लिया है। मैंने इस फैसले से परे भी एक सुझाव दिया है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में शायद ना आए, वो पार्लियामेंट के दायरे में आए। मेरा ये मानना है, कोई भी व्यक्ति जब किसी लड़की के साथ बलात्कार का कसूरवार ठहराया जाए उसको सज़ा हो गई है। हिंदुस्तान की न्यायपालिका की सोच है कि 100 में से 99 कसूरवार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेकसूर को सज़ा ना हो, ऐसी सोच है। इसलिए जिस एक को सज़ा होती है आप पुख्ता मान लीजिए कि वो कसूरवार तो हैं ही, बेकसूर को सज़ा के मामले नहीं होते हैं या बिल्कुल कम होते हैं। ऐसे में मेरा सुझाव ये है कि अगर पैसे वाले लोग किसी से बलात्कार करते हैं तो बलात्कार की शिकार लड़की या महिला जो है उसको बलात्कारी की संपत्ति में हक मिलना चाहिए। अभी होता क्या है, अभी अदालत में 7 साल की कैद, 25,000 रुपया जुर्माना, इस तरह की व्यवस्था है। ये 25,000 जुर्माना बिना ये देखे तय होता है कि ये अरबपति हैं कि खरबपति हैं। छत्तीसगढ़ में ही एक उद्योगपति हैं, खरबपति, उनके खिलाफ अभी मुंबई में एक रेप की रिपोर्ट दर्ज हुई है। एक महिला ने कहा कि इस उद्योगपति ने मुंबई के अपने ऑफिस में बुला के उससे बलात्कार किया है। बहुत बड़ा नाम है। अभी इसकी जांच चल रही है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है, नामजद रिपोर्ट दर्ज हो गई है। अब मेरा ये कहना है, एक गरीब किसी से बलात्कार करे और एक करोड़पति, अरबपति, खरबपति किसी से बलात्कार करे, इसमें सज़ा में फ़र्क होना चाहिए। कैद तो आप बराबर रख लीजिए, कैद तो दे दीजिए कानून के हिसाब से, जुर्म की गंभीरता के हिसाब से, लेकिन इसमें एक विरासत का कानून लागू होना चाहिए
कि अगर ऐसे संपन्न बलात्कारी का परिवार मोहताज नहीं है, रोजी रोटी का, खाने पीने का मोहताज नहीं है, तो ऐसे बलात्कारी की संपत्ति का एक हिस्सा, उतना हिस्सा जितना उसके एक एक बच्चे को विरासत में मिला रहता, उतना हिस्सा बलात्कार की शिकार लड़की या महिला को मिलना चाहिए। ऐसी मैंने सलाह पहले कई बार अपने संपादकीय में, कॉलम में पिछले 10-20 साल में मैंने बार बार लिखी है। मेरा मानना है कि सज़ा का प्रावधान एक सरीखा नहीं रहना चाहिए। अगर किसी गरीब बलात्कारी को 7 साल कैद हो रही है तो अमीर को भी 7 साल कैद तो हो, लेकिन बलात्कारी साबित हो जाने के बाद उसके संपत्ति का एक हिस्सा भी बलात्कार की शिकार को मिलना चाहिए। वो गर्भवती होती है तब तो उसके बच्चे का हक बन जाएगा, जैसा कि इसमें है। आप समझिए इस बात को। अगर शादी के बाहर भी, अगर बलात्कार से भी अगर किसी का बच्चा हो जाता है, उस बच्चे का भी हक रहेगा अपने जेनेटिक बाप के दौलत के ऊपर। लेकिन मैं कह रहा हूँ बच्चा नहीं भी होता है, जो कि बलात्कार के अधिकतर मामलों में नहीं होता है, तो भी उस लड़की या महिला को हक रहना चाहिए कि बलात्कारी की संपत्ति के एक हिस्से पर वो दावा कर सके और वो हिस्सा उसके बच्चों के हक के बराबर रहना चाहिए। जब ऐसी सज़ा मिलेगी तो परिवार के भीतर भी तिरस्कार देखने मिलेगा। आल औलाद को भी लगेगा कि हमारा हक छीन कर आपने मज़ा लेने के लिए एक लड़की से बलात्कार किया और हमारा हक जो है बट गया उसमें। ऐसा तिरस्कार भी ज़रूरी है कैद के अलावा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे चर्चा करना चाहता था कि शादी से परे के बच्चों को भी संपत्ति में बराबरी का हक मिलना, एक, पुरखों की संपत्ति में भी बराबरी का हक मिलना, दो। ये महत्वपूर्ण बात है। ये अच्छा फैसला है ये, क्योंकि समाज में शादी से परे बच्चे होना कोई बहुत दुर्लभ घटना नहीं है। बहुत सारे लोगों के ऐसे रिश्ते रहते हैं। मेरी जो सलाह है इस पे भी गौर कीजिएगा, आपस में बात कीजिएगा। आपके सांसद कभी मिलें तो उनसे चर्चा कीजिएगा कि बलात्कारी की संपत्ति भी बंटना चाहिए बलात्कार की शिकार लड़की या महिला के साथ में। सोचिएगा इस बारे में। मैं फिर किसी विषय को लेकर आपके बीच आऊँगा। हमारे ये एडिटोरियल या दूसरे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। आपको कैसा लगा अपने दोस्तों को भेज सके तो भेजिएगा। हम जायज़ बात उठाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, चलते चलते एक छोटी सी सलाह ये कि अगर आप सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा का शौक़ रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। कैंसर जो है किसी जासूस की तरह इनका पीछा करते हुए पहुंच ही जाता है ऐसे शौकीन लोगों तक। और कैंसर सिर्फ मरीज को नहीं मारता, पूरे के पूरे परिवार को मार डालता है। सोच के देखिएगा, क्या आप अपने पूरे परिवार को इस तरह मारना चाहते हैं? गरीबी से, भूख से, कंगाली से आपके इलाज में बिक जाए परिवार, क्या ये चाहते हैं? छोड़ दीजिए इन चीज़ों को।